नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर संजय सर आपका वेलकम करते हैं अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। तो बच्चों, आज हम जो है कल की क्लास से आगे कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे तुगलक वंश की स्थापत्य कला के विषय में, ठीक है। तो आज हम उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कल की क्लास में हमने मोहम्मद बिन तुगलक तक के टॉपिक को डिस्कस किया था। और आज हम देखेंगे फिरोज शाह तुगलक के समय स्थापत्य कला को कौन सा स्वरूप दिया गया या उनके समय स्थापत्य कला का डेवलपमेंट किस तरीके का था, ठीक है। तो आज की पूरी क्लास हमारी फिरोज तुगलक पर डिपेंड होगी। इसके बाद हम लोधी वंश में कुछ स्थापत्य कलाओं का निर्माण हुआ है उसकी भी चर्चा करेंगे, और साथ साथ जो है हम क्षेत्रीय स्थापत्य कलाओं की भी चर्चा करेंगे। जैसे आपके अहमदनगर में कुछ मस्जिदें मकबरे बने हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे बीजापुर का गोल गुंबज है, नौरसपुर नगर है, जैसे गोलकुंडा का आप देखें चार मीनार है, या हैदराबाद नगर की स्थापना है, या जौनपुर में सरकी साम्राज्य के समय जो स्थापत्य कलाएं डेवलप हुई, या बंगाल के समय जो छोटी सोना बड़ी सोना मस्जिदें बनी है। ये कुछ ऐसी क्षेत्रीय स्थापत्य कलाएं भी हैं बच्चों जिनकी चर्चा करना या बताना आपके लिए ज़रूरी है। तो कोशिश होगी कि अगर टाइम रहता है तो हम क्षेत्रीय कलाओं की भी चर्चा आज की क्लास में करेंगे, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं कहाँ से? फिरोज तुगलक के समय की स्थापत्य कला। तो आप सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। आप सभी लोग बच्चों क्लास से जुड़िए फटाफट जो है। देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक सूचना फिर से दे देते हैं। हमने आपको बार बार बताया है, आज फिर एक बार आपको मैं बताता हूं कि आर्ट एंड कल्चर का ये सेक्शन बच्चों हमारा प्लस कोर्स पर स्टार्ट है। आर्ट एंड कल्चर का कोर्स स्टार्ट है। मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स कल हम अनाउंस करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री कल हम अनाउंस करेंगे कि आपकी ये क्लास, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास कल आपको हम सूचना देंगे कि ये क्लास कब से स्टार्ट हो रही है। तो 2 या 3 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और तीसरी क्लास आपकी आंसर राइटिंग की क्लास है, ये भी आपकी स्टार्ट होगी। तो ये 3 कोर्सेस आपके प्लस चैनल पर हमारे स्टार्ट हैं, या प्लस कोर्स पर इन तीनों कोर्स में आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। और बच्चों, अगर आप यहाँ से सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमारा जो रेफरल कोड है वो है SKY लाइव। ये हमारा रेफरल कोड है, और इस कोड के थ्रू आप अगर जुड़ते हैं तो आपको 10% की क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी, ठीक है। तो ये 10% का आपका रिबेट मिलेगा। यहाँ पर प्लस चैनल पर आप जो है बड़े बड़े एजुकेटर हैं, टॉप एजुकेटर्स हैं जो बेसिकली यूपीएससी से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर आपको हर तरह के एजुकेटर उपलब्ध होंगे। आप अपने अकॉर्डिंग एजुकेटर का चुनाव कर सकते हैं, आप अपनी समस्याओं को यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, ठीक। एजुकेटर यहाँ पर डायरेक्ट आपसे जुड़ता है बच्चों। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे। रेफरल कोड हमारा आपके सामने लिखा हुआ है SKY लाइव। इस रेफरल कोड के थ्रू अगर आप जुड़ते हैं हमसे तो 10% आपकी फ़ी में रिबेट आपको दी जाएगी, ठीक है। आपको 10% की छूट मिलेगी। तो जल्द से जल्द आप सभी लोग जुड़ जाइए, जो है आपका कोर्स जो है 2 से 3 दिन में आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, तुगलक वंश की स्थापत्य कला। तो कल हमने इस काल की विशेषताओं की चर्चा किया था कि तुगलक वंश की स्थापत्य कला में क्या अंतर दिखता है। तो हमने बताया था कि चूंकि तुगलक वंश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत थी, इस समय के राजाओं या सुल्तानों की विचारधारा भी उदार थी, जिसकी वजह से यहाँ की कला में अलंकरण का बहुत प्रभाव दिखाई नहीं देता। और साथ साथ जो दीवारें बनी हैं वो ढलवा दीवारें हैं, ठीक, झुकी हुई दीवारें हैं, अलंकरण विहीन है,
कहीं कहीं केवल हमें संगमरमर और सजावट का उपयोग दिखाई देता है। यानी आप कह सकते हैं कि तुगलक वंश की जो स्थापत्य कला है वो कहीं न कहीं इनके अर्थव्यवस्था की कमजोरी के साथ साथ इनकी उदारता को भी क्या करती है, दर्शाती है। ठीक, तो स्थापत्य कला में इस समय ज़्यादातर जो है लाल बलुआ पत्थरों का उपयोग किया गया है। ठीक, ढलवा दीवारें हैं, अलंकरण विहीन है, उनमें मेहराबों का बेहद कम उपयोग हुआ है। ठीक, लेकिन अब हम देखेंगे कि तुगलक वंश में क्या कंडीशन रही, या तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक के समय क्या स्थिति रही। ठीक, तो चलिए फिरोज शाह तुगलक के समय देखते हैं। कल की क्लास में हमने एमबीटी को देखा था, आज हम देखेंगे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक कहा जाता है बच्चों, फिरोज शाह तुगलक जो है इसने अपनी नीति के माध्यम से एक कट्टर मुसलमान होने का परिचय देने का प्रयास किया और इसके लिए तुष्टीकरण की नीति भी अपनाता है। लेकिन अगर कला की दृश्य देखा जाए तो कहा जाता है इसकी कलाओं पर पूरी तरह इस्लामिक प्रभाव दिखाई देगा। ठीक, लेकिन कहा जाता है इस्लामिक प्रभाव ही सही, लेकिन इसने अपने समय स्थापत्य कला का बहुत बड़े स्तर पर क्या करता है, विकास करता है। हालांकि ऐसे राजाओं को दूरदर्शी राजा नहीं माना जाता, क्योंकि कोई भी राजा अगर भविष्य को देखकर कार्य करता है तो ऐसे राजा को दूरदर्शी राजा माना जाता है। लेकिन इनकी तुलना आप लुई 16वां से कर सकते हैं, फ्रांस की, जो सिर्फ अपने समय के विषय में सोचता था। आने वाला राज्य या जनरेशन कैसी होगी उसके बारे में ना तो कभी फिरोज शाह तुगलक ने चिंता किया और ना ही फ्रांस के सम्राट लुई 16वां ने किया था। तो कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक अपने कार्यकाल में अपने को अमर करने के लिए या अपने नाम सम्मान में वृद्धि करने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए इसने इस्लामिक स्थापत्य का बहुत बड़े स्तर पर क्या किया, विकास किया। ठीक, अब ये इस्लामिक स्थापत्य का विकास या इस्लाम के मानने वालों को खुश क्यों करना चाहता था, ये आपको मैं पॉलिटिकल हिस्ट्री जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आपको चर्चा करूँगा। क्योंकि जो एमबीटी था, इससे पहले जो मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक एक उदारवादी शासक था। उसने कहीं न कहीं इस्लाम और राजनीति को अलग रखा, यानी धर्म और राजनीति को अलग रखा। यानी जो मुसलमानों का जो वह तबका जो वजीर के पद पर था या जो धर्मगुरु होते थे, उनके मान सम्मान में कहीं न कहीं उसके समय क्या आई थी, गिरावट आई थी। यानी यह वर्ग कहीं न कहीं नाराज था एमबीटी से, जो कट्टर मुसलमान का वर्ग था। और फिरोज शाह तुगलक चूँकि सत्ता पाने के बाद उन्हीं के सहयोग से सत्ता को पाया, इसलिए उनको कहीं न कहीं क्या करता, बढ़ावा देता है और अपनी नीतियों में भी इस्लामिक प्रभाव को क्या करता है, परिलक्षित करता है। तो उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक के समय बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण हुआ, यहाँ तक कि इसे इस्लामिक स्थापत्य कला का राजकुमार आप कह सकते हैं। कहा जाता है कि एक इतिहासकार है जिसका नाम है उसका नाम अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, अभी आएगा तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके स्टेटमेंट की चर्चा हम करते हैं। कहा जाता है कुछ इतिहासकार ने कहा था कि फिरोज शाह तुगलक अपने समय जो वास्तुकला का महान प्रेमी था, ये कहता है, हाँ याद भी आ गया, उसका नाम था फरिश्ता ने अपने स्टेटमेंट में कहा है या फरिश्ते के बारे में कि यह जो है वास्तुकला का महान क्या था, प्रेमी था। अब आप देखिए कि फरिश्ता की स्टेटमेंट किस तरीके से आपको सच प्रतीत होती है। देखिए, फरिश्ता फिरोज शाह तुगलक को क्या कहता है, फरिश्ता फिरोज तुगलक को वास्तुकला का महान प्रेमी कहता है, वास्तुकला का महान प्रेमी, वास्तुकला का महान प्रेमी बताता है। इसका प्रमाणीकरण कैसे होगा, तो इसका प्रमाणीकरण होगा ऐसे। देखिए, कहा जाता है कि एफएसटी के समय ही पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना हुई। पीडब्ल्यूडी विभाग माने सार्वजनिक निर्माण विभाग, इसको हिंदी में कहते हो, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग। सार्वजनिक निर्माण विभाग। देखिए, इतिहास को सापेक्षता में पढ़ा जाता है, इसलिए हम इसको सार्वजनिक निर्माण विभाग कह रहे हैं, जबकि ये वर्तमान संकल्पना है। वर्तमान में आप देखेंगे तो ये डलहौजी के समय बनी थी। वर्तमान भारत में यानी आधुनिक भारत में डलहौजी ने पीडब्ल्यूडी विभाग बनाया था। ठीक, वैसे फिरोज शाह तुगलक के समय इसको इमारतनामा कहा जाता था। इमारतनामा माने वह विभाग जो किससे जुड़ा है, इमारत के निर्माण से जुड़ा हो, यानी वह विभाग जो इमारत के क्या हो, निर्माण से जुड़ा हो।
ठीक है। तो कहा जाता है पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक विभाग की स्थापना इसके समय की गई। इस विभाग का प्रमुख हुआ करता था मलिक गाजी। इस विभाग का प्रमुख कौन था बच्चों? मलिक गाजी। मलिक गाजी। कहा जाता है कुछ इतिहासकारों ने फिरोज शाह तुगलक को स्थापत्य कला का बादशाह राजा कहा है। स्थापत्य का राजा, स्थापत्य का या स्थापत्य कला का राजा कहा है। ठीक, तो इन स्टेटमेंटों से ये लगता है कि नहीं, फिरोज शाह तुगलक के समय एक बहुत बड़े निर्माण की संकल्पना को जन्म दिया गया। तो ज़्यादा निर्माण हुआ उसका प्रमाण हमें यहीं से मिल जा रहा है, क्योंकि यह स्वयं फिरोज शाह तुगलक के विचारों को स्पष्ट कर रहा है। क्योंकि अगर फिरोज शाह तुगलक स्थापत्य कला में रुचि न रखता तो वह उसके विकास के लिए एक विभाग का निर्माण न करता। जैसे आज वर्तमान में देखिए तो भारत सरकार अगर किसी एक क्षेत्र का डेवलपमेंट करना चाहती है तो उसके नाम से एक मंत्रालय बना देती है, जिससे कहीं न कहीं उस सेक्टर को पूरी तरह से वह मंत्रालय कंट्रोल करता है और उसको एक माने बेहतर तरीके से डेवलप करता है। तो कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक के समय पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना अपने आप में ये शो कर रही है कि नहीं, कहीं न कहीं स्थापत्य कला में इसकी रुचि थी। और ये बात बुलजले हेग के स्टेटमेंट से भी समझ में आता है। कहा जाता है कि इतिहासकार है बुलजले हेग। बुलजले हेग फिरोज शाह तुगलक की तुलना रोमन के सम्राट आगस्टस से किया है। इसकी तुलना जो है बुलजले हेग ने रोमन सम्राट आगस्टस से किया है। और आप जानते हैं कि रोमन सम्राट आगस्टस जो है यह कहीं न कहीं स्थापत्य कला के लिए क्या था? फेमस था। तो इससे तुलना किया है किसने? बुलजले हेग ने। बुलजले हेग, कहा जाता है बुलजले हेग ने इसकी तुलना रोमन सम्राट अगस्टस से की, जो अपनी स्थापत्य कला या निर्माण के लिए क्या था? फेमस था। तो इन सारी बातों से ये पता चलता है कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने समय स्थापत्य कला का बेहतर विकास किया। और आप जानते हैं कि इसके समय जो है बहुत सारे नगरों की स्थापना हुई, जैसे जौनपुर, हिसार, फिरोजा, फिरोजाबाद, फिरोजशाह कोटला, ये नगर हैं जिनकी चर्चा भी हम आपके सामने करेंगे। इसके साथ साथ कहते हैं ये तो वो नगर हैं जो चर्चा में हैं। कहा जाता है कि इसने 300 नगरों की स्थापना की, 160 कुओं का निर्माण किया, 5 नहरें बनवाई थी, अस्पताल बनवाए थे इसने। तो एक बड़े स्तर पर कहीं न कहीं इसके समय स्थापत्य क्रिया या स्थापत्य कला का विकास दिखता है। ठीक है, कहा जाता है इनके समय पुलों का बड़े स्तर पर निर्माण किया गया था, बागों का निर्माण किया गया, समाधियों का निर्माण किया गया, स्नानागारों का निर्माण किया गया। तो ओवरऑल अगर देखें तो कहीं न कहीं इसने अपने राजकोष का एक बड़ा हिस्सा जो है स्थापत्य कला के विकास पर क्या किया? खर्च किया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और उसके विकास के लिए एक विभाग का निर्माण भी इसके द्वारा किया गया। एक विभाग का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया है। ठीक, तो संख्या पर चूंकि यहाँ संख्या नहीं पूछता, जैसे हमने भी कहा कि भाई 100 बांध बनवाए, 160 कुएं बनवाए, 5 नगर बनवाए जो है, तो ये नगरों की संख्या आपसे नहीं पूछेगा। हाँ, जो चर्चा में नगर हैं उनकी चर्चा हम जरूर कर देते हैं कि चलिए अब देखते हैं कि किन किन नगरों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के समय किया गया था। ठीक, तो एक एक क्रम में देखेंगे। पहले नगर देख लें, फिर मकबरे देखेंगे, फिर मस्जिदें देखेंगे कि कौन कौन से नगर, मकबरा और मस्जिद फिरोज शाह तुगलक के समय क्या किए गए, बनाए गए बच्चों। ठीक है, आप सभी को हमारी बात समझ में आ रही है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए बच्चों, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि फिरोज शाह तुगलक के समय शहर यानी नगर कौन कौन से बचे। यफस्टी, अगर हम शार्ट में लिखें यफस्टी, तो यफस्टी का मतलब होता है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इनके समय हम देखते हैं एक नगर इन्होंने बसाया था जौनपुर। एक नगर इन्होंने बसाया था जौनपुर। ठीक है, कहा जाता है बच्चों जौनपुर को सिराज ए हिंद कहते हैं। जौनपुर को क्या कहते हैं? सिराज ए हिंद। एक ऐसा समय था जब यह राजधानी के रूप में कन्वर्ट हो गया था। सिराज ए हिंद इसे कहते हैं। सिराज ए हिंद कहा जाता है। अब देखिए, कहा जाता है ये शहर फिरोज शाह तुगलक ने तब बसाया था जब वो बंगाल आक्रमण के लिए जा रहा था। जब वो बंगाल आक्रमण पर जा रहा था, चूंकि इलियास खान ने इसके समय विद्रोह किया था, तो जब ये बंगाल आक्रमण के लिए जा रहा था तो कहा जाता है कि गोमती नदी के किनारे
गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी है बच्चों जो आपके सुल्तानपुर जौनपुर से होते हुए आगे बढ़ती है और सई नदी में जाके क्या होती है, मिल जाती है, ठीक है। और सई नदी में जहाँ पर ये गोमती जाके मिलती है उसका नाम है तिरमुहानी। वह तिरमुहानी आज भी आपके भारतीय कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से फेमस है। वहाँ पर त्यौहार और उत्सव का आयोजन होता है क्योंकि लोगों की मान्यता है कि भगवान राम जो है उस तिरमुहानी वाले स्थल से कहाँ गए थे, सीता को खोजने गए थे, ठीक है। तो ये गोमती नदी जो है बच्चों, गोमती नदी के किनारे एक स्थान था जिसका नाम है जफराबाद। जफराबाद कहा जाता है जिस समय फिरोज शाह तुगलक इस जफराबाद स्थान पर रुका हुआ था जो गोमती नदी के जस्ट एकदम किनारे है। और वर्तमान में अगर देखें तो इस जौनपुर शहर से मात्र जो है लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है, या ये कहिए कि वर्तमान में दोनों एक ही हैं, ठीक है, दोनों सटे हुए हैं एक दूसरे से। कहा जाता है कि यहाँ पर यह स्थान इसको इतना सुंदर लगा कि यहीं पर इसने एक नगर बसाया था जिसका नाम है जौनपुर, और यह नगर उसने अपने बड़े भाई जौना खां के नाम पर बसाया। जौना खां इसका बड़ा भाई था। जौना खां माने MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। और इस नगर की स्थापना 1359 में की गई है। कब की गई? 1359 में की गई। तो बच्चों सबसे बड़ी बात, आपको किताबों में ये लिखा रहता है कि नहीं बहुत सुंदर स्थल लगा, मनोरम स्थल लगा, इसलिए यहाँ पर इसने एक नगर की क्या कर दिया, स्थापना कर दिया। लेकिन क्या ये सच है? नहीं, ये सच इसलिए नहीं है। सच ये है कि बार बार बंगाल में विद्रोह हो रहा था और जो उड़ीसा का क्षेत्र है उस क्षेत्र को भी अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इतिहासकार होने के नाते या आपको एक ऐतिहासिक विद्यार्थी होने के कारण ये जानना चाहिए कि फिरोज शाह तुगलक ने इस जौनपुर की स्थापना क्यों किया था। तो इसका मकसद ये था कि बंगाल और उड़ीसा पर नियंत्रण रखना, क्योंकि बंगाल में आप देखें तो जब से गुलाम वंश की स्थापना होती है तब से लगातार बंगाल में विद्रोह होते रहे, वो हमेशा होते रहे। बात समझ रहे नहीं, चाहे वो दिल्ली सल्तनत रही, चाहे वो कहीं न कहीं बादशाहों के समय यानी मुगलों के समय भी होती रही। तो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि दिल्ली से बंगाल की जो दूरी थी वो काफ़ी अधिक थी, इसलिए बार बार बंगाल में विद्रोह होता था। तो उस विद्रोह को यानी उड़ीसा और बंगाल पर बेहतर नियंत्रण बनाए रखने के लिए इसने जौनपुर शहर की क्या किया, स्थापना किया। इस जौनपुर शहर में एक ब्रिज है जो बड़ा फेमस है जिसको कहा जाता है शाही ब्रिज। शाही ब्रिज कहा जाता है, ये शाही ब्रिज बेहद फेमस है बच्चों। इस शाही ब्रिज का निर्माण अकबर ने किया था। इसमें चांदी की सरिया लगी हुई है, ये चांदी के सरिये से बना हुआ शाही ब्रिज है। और आपके हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिस पर गुंबज बने हुए हैं, जिस पर क्या बने हैं, गुंबज बने हुए हैं। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपके दुकानें लगती हैं, यानी खुदरा मार्केट लगता है जिसको ओपन मार्केट आप कह सकते हैं। यहाँ पर दुकानें लगाया करते हैं लोग इन गुंबजों में। तो ये जो गुंबज बने हुए हैं इसमें भी मेहराबों और सहतीरों का बड़ा बेहतर उपयोग हुआ है, ठीक। तो ये क्रम से हर मने 10 मीटर की दूरी पे ये गुंबज बने हुए हैं। और आप देखेंगे तो लगभग दोनों साइड में लगभग 6-6, 7-7 गुंबज नियर अबाउट बने हुए हैं, ठीक, इस ब्रिज पर। ये एकमात्र हिंदुस्तान का उदाहरण है, क्योंकि इस तरह का उदाहरण आपको और कहीं दिखाई नहीं देगा जहां ब्रिजों पर या पुलों पर आपको गुंबज बने हुए दिखाई दे। इसके विषय में एक कथानक है बच्चों, कहा जाता है कि इनके विषय में एक कथानक है। कथानक ये है कि कहा जाता है कि अकबर के समय जब अकबर नौका विहार पे थे तो नौका विहार जिस समय वो कर रहे थे उसी समय एक महिला जो है नदी के उस पार वो काफ़ी परेशान थी, रो रही थी क्योंकि उसका बच्चा जो है घर पे अकेला था। तो अकबर जिस समय नौका विहार पे थे, जब उनको इस समस्या की जानकारी हुई तो उन्होंने यहाँ पर एक ब्रिज बनाने की अनुमति दिया था और उन्हीं के आदेशानुसार ये शाही ब्रिज का निर्माण हुआ था। लेकिन जहाँ तक बात यफस्टी की है फिरोज शाह तुगलक की, तो कहा जाता है इसे गोमती नगर के किनारे फिरोज शाह तुगलक ने ही एक किला बनाया था जिसे जौनपुर का किला कहा जाता है, ठीक है। किले से आगे बढ़ोगे, जब आप 1 किलोमीटर आगे जाएंगे उत्तर की दिशा में, तो उत्तर की दिशा में बच्चों जब 1 किलोमीटर आप आगे बढ़ोगे किले से तो यहीं पर एक मस्जिद बनी है जिसे कहते हैं अटाला मस्जिद। पहले ये मंदिर हुआ करता था, इसे मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। कहा जाता है कि इस मस्जिद की नींव यफस्टी के समय ही डाली गई थी। यफस्टी के समय ही इस मस्जिद की नींव डाली गई, लेकिन इसे पूरा किया था दिल्ली के सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह ने।
इसे इब्राहिम शाह सरकी ने बच्चों आगे चलकर क्या किया, कंप्लीट किया। लेकिन इसकी स्टार्टिंग जो है वो किसके द्वारा की गई, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई। तो ये रही जौनपुर की जानकारी, और मुझे लगता है कि जौनपुर की जानकारी आपके लिए पर्याप्त हो गई होगी। ठीक है, पर्याप्त है? और बताएं राम जी, अंकित जी, अजय जी, डेविल जी, बच्चों पर्याप्त है? और बताऊं? जवाब नहीं दे रहे हो आप लोग। मेरी आवाज़ जा रही है आप लोगों तक? कविता जी, चलिए पर्याप्त हो गया है। और बताएं, और बताना होगा बच्चों, तो फिर स्थापत्य कला से हटना होगा, क्योंकि जौनपुर अपने आप में एक ऐसा शहर है जिस पे आप 1 घंटे 2 घंटे अच्छे से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसको ख़त्म होने दो। बताएंगे बताएंगे, परेशान ना हो बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तो ये जौनपुर की बात हमने किया। जौनपुर में हालांकि और भी बहुत मस्जिदें हैं, चलिए थोड़ा सा चर्चा कर ही देते हैं। अब देखो, मैं बात करता हूँ। कहा जाता है कि जैसे आप देखोगे, ये जौनपुर है, ये गोमती नदी बहती है। ठीक है, गोमती नदी जो बही है, ये गोमती नदी बच्चों ये उत्तर से दक्षिण दिशा में बहती है। ये उत्तर है और ये दक्षिण है, नहीं पूरब से पश्चिम है बच्चों, सॉरी, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। और आप देखेंगे इस साइड में जो है, यहाँ पर जो है पुराने मुस्लिम यानी फिरोज शाह तुगलक के समय जो मुसलमान बसा है वो नदी के उत्तर दिशा में बसा है। नदी के उत्तर दिशा में यहाँ पर मुस्लिम सल्तनत की स्थापना हुई है। और इसी एरिया में सारे जो है, कहा जाता है जिस एरिया में मुस्लिम स्थापत्य है, यानी मुस्लिम लोग जिस एरिया में बसे हैं, नदी के दक्षिण साइड में आएंगे तो यहाँ हिंदू समाज की बसावट दिखेगी। यानी नदी के इस पार जो है इस्लामिक स्थापत्य आपको नहीं दिखेगा। नदी के उत्तर दिशा में ही आपको सारे इस्लामिक स्थापत्य दिखाई देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम आबादी है। और जितने भी इस्लामिक स्थापत्य जौनपुर ज़िले में बने हैं, जैसे कहा जाता है अटाला मस्जिद के अतिरिक्त यहाँ पर एक मस्जिद बनी है जिसे बड़ी मस्जिद कहा जाता है, जिसे बड़ी मस्जिद कहा जाता है। और यह बड़ी मस्जिद जो है ये चबूतरे पर बनी है बच्चों, और बहुत बड़े आकार में है। ये लगभग मान के चलिए कम से कम 1 हेक्टेयर में बनी हुई मस्जिद है। ये चबूतरा बहुत ऊंचा चबूतरा है जिस पर सीढ़ियाँ बनी हैं। इसमें गुंबजों का बेहद प्रयोग किया गया, कई गुंबज बने हुए हैं। ठीक, बड़ी मस्जिद के अतिरिक्त एक लाल मस्जिद भी है जौनपुर में, लाल मस्जिद है। लाल मस्जिद के अतिरिक्त एक और मस्जिद है जिसे कहते हैं झझरी मस्जिद। झझरी मस्जिद एक और मस्जिद है जिसे कहा जाता है झझरी मस्जिद, झझरी मस्जिद। और जो अटाला मस्जिद है, अटाला मस्जिद की सबसे बड़ी जो खासियत है, इसमें मीनारें नहीं पाई गई बच्चों। जैसे आपने देखा, इस्लामिक स्थापत्य की सबसे बड़ी विशेषता है मीनारों का उपयोग। कहा जाता है कि इस अटाला मस्जिद की सबसे बड़ी जो खासियत है, जो पूछा जाता है, उससे पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी मस्जिद है जो बिना मीनार के बनी है, उसमें मीनारें नहीं है, स्तंभ नहीं है, तो वो मस्जिद आपकी कौन सी है? अटाला मस्जिद। ये इसमें मीनार आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो ये इस मस्जिद की खासियत है। तो फिरोज शाह तुगलक के समय की जो स्थापत्य कला है उसकी चर्चा हमने कर दिया है। ठीक है, वर्तमान में आप देखेंगे तो इसी अटाला मस्जिद को विद्यालय के रूप में, मदरसे के रूप में उपयोग किया जाता है। इस विद्यालय के जस्ट बगल में आप देखेंगे वर्तमान में आपका एक डिग्री कॉलेज बना हुआ है। ठीक है, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा फेमस कॉलेज है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, फिरोज शाह तुगलक के समय एक दूसरा नगर है जिसे कहा जाता है फिरोजाबाद, जिसे आप कहते हैं फिरोजाबाद कहा जाता है बच्चों। इसी फिरोजाबाद को हम फिरोज शाह कोटला भी कहते हैं,
फिरोज शाह कोटला, इसी फिरोजाबाद को फिरोज शाह कोटला कहा जाता है। ये जो कहाँ पर है, दिल्ली में है। आप जानते हैं इस नगर की माने इस नगर का महत्वपूर्ण, यह नगर महत्वपूर्ण तब हो गया जब इसी नगर में आपको याद होगा यचारे का गठन हुआ था। माने कहा जाता है जब भगत सिंह यचारे में शामिल हुए तो यचारे का जो दूसरा रूप आया उभर कर 1928 में, जिसे आप कहते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो यचारे में एक शब्द जोड़ा गया सोशलिस्ट। ये क्रांतिकारी संगठन था जिससे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद जुड़े हुए थे। वो इसी मैदान में या इसी नगर में बना था। ये वर्तमान में आज एक स्टेडियम के रूप में है, तब यह नगर के रूप में था और इसमें एक ही प्रवेश द्वार केवल था। इस नगर में केवल एक प्रवेश द्वार था। इसके बाद एक और नगर है जिसका नाम है फतेहाबाद। फतेहाबाद बच्चों कहा जाता है कि फतेहाबाद को उसने फतेहाबाद नाम क्यों रखा? कहा जाता है जिस समय फिरोज शाह तुगलक इकदल में था, इकदल एक स्थान है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, वहाँ पर दौरे पे गया था। उसी समय इस स्थान पर उसको एक पुत्र का जन्म होता है और जब उसे ये जानकारी मिली कि हमारे पुत्र का जन्म यहाँ पर हुआ, उस पुत्र का नाम भी उसने फतेह रखा था, ठीक, फतेह खान। तो उसी के नाम पर इस नगर का नाम उसने रखा था फतेहाबाद, ठीक। इसके बाद एक और नाम आता है हिसार और फिरोजा। ये नगर भी महत्वपूर्ण है, हिसार और फिरोजा। ये दोनों नगर जो है वर्तमान में आपके हरियाणा में है, ठीक है। बाकी कहाँ है? दिल्ली में है बच्चों। तो ये इतने नगर जो पूछे जा सकते हैं उनकी चर्चा हमने कर दिया है और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जा सकता। तो इतने नगरों के नाम अगर आप जानते रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इनके समय जो है कौन कौन सी मस्जिदें और कौन कौन से मकबरे बने, ठीक। मदरसा और मकबरे देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के समय कौन कौन से मदरसे और मकबरे बनाए गए। अब देखिए, कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के समय एक मदरसा बना था जिसे कहा जाता है हौज खास मदरसा। देखिए, फिरोज शाह तुगलक के समय हौज खास मदरसा, हौज खास मदरसा बना था बच्चों। मदरसा मतलब होता है जहाँ पर शिक्षा दी जाए, ठीक। कहा जाता है ये 2 मंजिला है, ये मदरसा 2 मंजिला है बच्चों। ये मदरसा क्या है? 2 मंजिला है, ठीक है। और ये आपके कहाँ पर है? ये दिल्ली में बना हुआ है, दिल्ली में है। इसका निर्माण जो है लाल बलुए पत्थर से है। इसका निर्माण लाल बलुए पत्थर से हुआ है। किससे हुआ है? लाल बलुए पत्थर से हुआ इसका निर्माण। इसका निर्माण जो है लाल बलुए पत्थर से हुआ है। अब देखिए, कहा जाता है ये 2 मंजिले में बना है। इसका आकार कैसा है? वर्गाकार है। इसका आकार बच्चों वर्गाकार है। 2 मंजिलों में जो पहला मंजिला है यानी प्रथम मंजिल में मेहराबों का उपयोग हुआ है। मेहराब का उपयोग प्रथम मंजिल में हुआ है और द्वितीय मंजिल में मेहराब और सहतीर, मेहराब द्वितीय मंजिल में इसमें मेहराब एवं सहतीर, मेहराब एवं सहतीर का संयुक्त, यानी इसकी जो दूसरा मंजिल है उसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है उसमें जो मेहराब और सहतीर दोनों का जो उपयोग हुआ है उनका एक बड़ा बेहतर प्रयोग इस तरह से हुआ कि दोनों जुड़े हुए, दोनों का एक साथ प्रयोग हुआ है। ये इसकी खासियत है, समझ रहे हैं। मेहराब और सहतीर का संयुक्त उपयोग इस मकबरे के द्वितीय मंजिले में हुआ है, मदरसे के, ठीक है। तो ये मदरसा कहा जाता है कि 2 चीज़ों के लिए जाना जाता है। एक पहली बात तो शिक्षा के लिए जाना जाता है, दूसरा कहा जाता है कि इसमें मेहराबों और सहतीरों का बड़ा ही संयुक्त और समायोजित स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद कुछ मस्जिदें भी हैं जो फेमस हैं।
जैसे इसके समय एक मस्जिद बनी है काली मस्जिद, जो सब दिल्ली में है। काली मस्जिद फिरोज शाह तुगलक के समय ही बनी थी। दूसरी मस्जिद बनी है खिरकी मस्जिद। ये दोनों मस्जिदें जो है फेमस भी हैं और पूछे जाने की संभावना भी रहती है। एक और इसने बनाया था जिसका नाम है कुश्क-ए-शिकार। उसके पीछे एक स्टोरी है, मैं आपको बताता हूं। कुश्क-ए-शिकार, ये क्या है? ये भी एक भवन है बच्चों, आप इसे मदरसा मस्जिद भी कह सकते हैं। कुश्क-ए-शिकार कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक जो है वो शिकार का बड़ा शौकीन था। शिकार का यानी शिकार करना उसका बहुत बड़ा शौक था। तो ये दिल्ली के बाहर बना हुआ एक नगर है, एक मकबरा मस्जिद है, ठीक है। ये कहाँ पर है? दिल्ली के बाहर है। कहा जाता है कि आज दिल्ली आपको जनसंख्या से खाली नहीं दिखती, लेकिन तब दिल्ली में सिर्फ जंगल हुआ करते थे। कहा जाता है कि जंगलों का सबसे बढ़िया प्रमाण आपको दिखेगा बलबन के समय। कहा जाता है इन जंगलों में डाकू रहा करते थे जो व्यापारियों को लूट लिया करते थे, और इन जंगलों में जानवर भी रहा करते थे। तो इन जानवरों के शिकार का बड़ा शौक हुआ करता था फिरोज शाह तुगलक को। तो दिल्ली के बाहर उसने एक भवन बनाया था जिसका नाम है कुश्क-ए-शिकार। तो शिकार के उद्देश्य से चूंकि इस भवन को बनाया था, इसीलिए उसको कुश्क-ए-शिकार कहा जाता है। यह भवन भी आपके फिरोज शाह तुगलक के समय ही बनाया गया बच्चों, ठीक है। अच्छा, हरियाणा में जो एक शहर इसने बसाया था हिसार एक शहर बसाया था ना हरियाणा में फिरोज शाह तुगलक ने। तो कहा जाता है कि हिसार में इसने अपने प्रेम का एक प्रतीक महल बनाया था जिसका नाम है गुजरी महल। हिसार में इसने एक और महल बनाया था जिसे कहा जाता है गुजरी महल। गुजरी महल, ठीक है। ये इसके प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ये इसके प्रेम का प्रतीक है बच्चों, ठीक है। ये गुजरी महल जो है ये प्रेम का प्रतीक माना जाता है फिरोज शाह तुगलक के। तो इस तरह फिरोज शाह तुगलक के समय कई मदरसे और कई भवन बनाए गए जिनकी चर्चा हमने आपके सामने किया, जो महत्वपूर्ण थे। वैसे तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो आपकी परीक्षा से परे हैं तो उनको जानना बेहद ज़रूरी नहीं है। तो जिनकी जिनकी चर्चा ज़रूरी था उनकी चर्चा हमने किया, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा लोधी वंश की तरफ कि लोधियों के समय जो है कौन कौन से स्थापत्य कला निर्मित किए गए लोधी वंश में। हालांकि बीच में एक और वंश पड़ता है जिसे आप सैयद वंश कहते हैं। तुगलक वंश के बाद एक वंश आता है जिसको सैयद वंश कहते हैं। लेकिन सैयद वंश ना तो कला में उसने रुचि लिया, ना ही वो शिक्षित थे। कहा जाता है कि सैयदों में जो सुल्तान बने वो शिक्षित कम थे और कला में उनकी रुचि भी कम थी, और रुचि के साथ साथ उनका जो राजकोष था यानी अर्थव्यवस्था भी क्या थी? कमज़ोर थी। तो अर्थव्यवस्था कमज़ोर क्यों थी? आप जानते हैं कि 1398 में बच्चों तैमूर खां ने क्या किया था? लूटा था दिल्ली को। तैमूर खां के द्वारा जब दिल्ली को बुरी तरह लूटा गया तो तैमूर खां के वापस जाने के बाद उसी के सूबेदार के रूप में खिज्र खां ने दिल्ली में जो सत्ता डाली थी उसी को हम कहते हैं सैयद वंश। और आपको याद होगा कि जब तक खिज्र खां सैयद वंश का शासक रहा तब तक इसने जो है अपनी मुद्रा पर तैमूर का और उसके बेटे शाहरुख का ही इसने क्या किया? अंकन किया। यानी ये स्वतंत्र रूप से सत्ता का संचालन नहीं किया। तो जब ये स्वतंत्र रूप से सत्ता का संचालन नहीं कर सकता तो फिर स्थापत्य कला का विकास कैसे करेगा? लेकिन सैयद वंश में खिज्र खां के बाद दूसरा शासक आता है मुबारक शाह। मुबारक शाह जो है एक स्वतंत्र शासक था, ठीक। मुबारक शाह एक स्वतंत्र शासक था, इसने सुल्तान की उपाधि धारण किया, ठीक। इस माने खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि भी नहीं धारण किया था। कहा जाता है मुबारक शाह के समय कुछ स्थापत्य कला सैयद वंश में दिखती है। जैसे दिल्ली में एक बना मुबारकाबाद आपका जो नगर है, मुबारकाबाद नगर की स्थापना
किसके किसके द्वारा की गई थी? मुबारक शाह के द्वारा की गई थी, मुबारकाबाद नगर और मुबारक शाह का मकबरा, ये दो स्थापत्य कला के प्रतीक हैं सैयद वंश में जो बने हैं। इसके अतिरिक्त कोई और जो है प्रतीक या प्रतिबिंब कला का हमें सैयद वंश के समय दिखाई नहीं देता। इसलिए हम ये इसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं किस पर? लोदी वंश पे। और लोदी वंश में हमें कुछ कला दिखती है जिसकी चर्चा हमें करनी चाहिए। तो आते हैं हम लोदी वंश में बच्चों। देखिए, कहा जाता है कि सैयद वंश और लोदी वंश में कला का विकास तो बहुत ज़्यादा नहीं दिखता है, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था बेहद कमज़ोर थी। ठीक, दिल्ली पूरी तरह से कमज़ोर हो चुकी थी, इसलिए कला का विकास अब बहुत कम दिखाई देगा। लेकिन जो भी दिखा है उसके बारे में चर्चा हम करते हैं। तो कहा जाता है कि लोदी वंश और सैयद वंश दोनों को मकबरा निर्माण का काल माना जाता है। दोनों को मकबरा निर्माण का वंश माना जाता है। दोनों को क्या कहते हैं? मकबरा निर्माण का वंश। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए, दोनों सैयद वंश और लोदी वंश, खास तौर से लोदी वंश, इस वंश में सबसे अधिक जो है मकबरों का निर्माण हुआ है। ठीक है, और ये मकबरे कैसे हैं? अष्टकोणीय हैं, माने वर्गाकार आकृति के हैं। इनकी जो धरातल है वो वर्गाकार है और इनका जो स्वरूप है अष्टकोणीय है। ठीक, देखिए खास तौर से विशेषता, पहली विशेषता हमने कहा कि लोदी वंश जो है मकबरों के काल के नाम पर जाना जाता है। दूसरा, लोदी वंश के मकबरों में, लोदी वंश में दोहरे गुंबद, लोदी वंश में दोहरे गुंबद का प्रयोग, दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लोदी वंश की सबसे खास बात है बच्चों कि एक ही मकबरे में दो गुंबदों का प्रयोग सबसे पहली बार लोदियों के समय दिखाई देता है। अभी तक आपने देखा होगा कि जितने भी मकबरे बने हैं वो सारे के सारे मकबरे कहीं न कहीं अभी तक आपने देखा होगा बच्चों कि जितने भी मकबरे बने हैं उन सभी मकबरों में सिंगल गुंबद का उपयोग हुआ है। लोदी वंश में पहली बार हमें दोहरे गुंबद का उपयोग दिखाई देगा। ठीक है, दोहरे गुंबद यानी एक मकबरे के ऊपर दो गुंबदों का निर्माण। ठीक है ना। अब देखिए, इसके साथ साथ मकबरों की आकृति, मकबरों की आकृति या स्वरूप कहिए इसको, मकबरों का स्वरूप अष्टकोणीय है, अष्टकोणीय है। जैसे आप देखेंगे सिकंदर लोदी का जो मकबरा बना है वो भी कैसा है? अष्टकोणीय है। इनका जो स्वरूप है वो कैसा है? अष्टकोणीय है। मकबरों का स्वरूप, मकबरों का स्वरूप कैसा है? अष्टकोणीय है। ठीक है, और जिस धरातल पर यानी जिस चबूतरे पर ये बने हैं, चबूतरा वर्गाकार आकृति में है, चबूतरा वर्गाकार आकृति में है। चबूतरा जो है वो कैसा है? वर्गाकार आकृति में दिखाई देता है। अब देखिए, तो लोदी वंश में आपको कुल कितनी विशेषताएं निकल के आई? पहला, मकबरा निर्माण को बढ़ावा दिया गया। लोदी वंश में दोहरे गुंबदों का उपयोग हो रहा है। मकबरे का स्वरूप कैसा है? अष्टकोणीय है। और इनका जो चबूतरा बना है जिस पे ये बनाए गए हैं ये कैसा है बच्चों? ये वर्गाकार आकृति में है। तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा दिखेगा? सिकंदर लोदी के काल में, यानी सिकंदर लोदी का बना हुआ मकबरा। ठीक है, मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं बच्चों? क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है?
क्या हुआ, आप लोग आपस में ही विवाद कर लेते हो? आपस में झगड़ा ना करो बच्चों आप लोग, ठीक है? अपना कंसंट्रेशन आप लोग थोड़ा सा सही करो, कूल माइंड रहो, ठीक है? आप लोग सब आपस में एक दूसरे के फ्रेंड हो, सब एक दूसरे के सहयोगी का भाव रखिए, झगड़ा ना करिए आपस में, ठीक है? चलिए, अच्छा, एक बच्चा कोई बोला कि समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तंसूरी सिद्दके, बच्चा क्या नहीं समझ में आया आपको? ठीक है, चलो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये 4 विशेषताएं आपके सामने लिखी हुई हैं, ये चारों विशेषताएं समझ में आ रही हैं कि नहीं? ये लोधी वंश की स्थापत्य कला की विशेषता है, यानी लोधी वंश में जो भवन बने हुए हैं वो उन्हीं भवनों की क्या है, विशेषता है। इसको ऐसे समझ लो, देखो मैं इसको ऐसे समझा देता हूं आपको। देखो बेटा, हमने कहा कि इस समय मकबरों का निर्माण सबसे अधिक हुआ है। तंसूरी जी आप समझिए, मकबरा क्या होता है? मरने के बाद जो समाधि बनती है उसे क्या कहते हो? मकबरा। जैसे समाधि क्या होती है, आज भी आप कब्रिस्तान में चले जाओ तो मुसलमानों की समाधि बनती कि नहीं बनती है? बनती कि नहीं बेटा? बनती है ना। और उसी समाधि के ऊपर जब आप एक बड़ा भवन बना दीजिए तो क्या बन जाता है? मकबरा बन जाता है। यानी इसका उपयोग जो है कहीं न कहीं मदरसे के रूप में भी होने लगता है। तो समाधि के ऊपर जो भवन बनता है वो क्या होता है? मकबरा होता है, ठीक है। फिर हमने कहा मान लीजिए ये एक मकबरा बना हुआ है, सपोज करिए ये क्या है? एक मकबरा है। हमने कहा इस पे दोहरे गुंबद हैं, तो दोहरा गुंबद बना दो, 2 गुंबद बनाओ। ये 2 गुंबद हो गए, एक गुंबद और 2 गुंबद, दोहरा गुंबद। यानी दोहरा गुंबद एक विशेषता है। दूसरी विशेषता हमने कहा कि मकबरों का स्वरूप कैसा है? अष्टकोणी है। अब बच्चों देखो, ये जो मकबरा बना है इसको अष्टकोणी बना दो, ठीक है। ये हो गया, इसको अष्टकोणी बनाओ। 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4, 5, 6, 7, 6, 7 हुआ। एक यहां से और मोड़ो तो एक कोण ये हो जाएगा 7 और एक कोण ये 8, यानी कहीं न कहीं खटकोर टाइप का। तो ये जो संरचना ये कैसी है? अष्टकोणी है। इसके ऊपर 2 क्या बने हैं? वो बने हैं। अच्छा, जिस चबूतरे पर ये बना है वो कैसा है? वर्गाकार है। तो यही इन्हीं सारी चीज़ों की तो बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, ये है थोड़ा सा कि अगर आपके सामने फिगर होता तो वो कहीं ज़्यादा आपको समझ में आता। ठीक है बच्चों, फिगर अगर दिखता आपके सामने तो परेशान मत होइए, जब आगे आप क्लास करोगे मेंस की तो वहाँ पर आपको स्लाइड के थ्रू दिखेगा सब पूरा फिगर, यानी जो जो आपको पढ़ाऊँगा वो सामने फिगर आपके लगा रहेगा, तो वहाँ और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तो हम चर्चा करते हैं सिकंदर लोदी के मकबरे की। सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी का मकबरा। ठीक है, चलिए तो सिकंदर लोदी के मकबरों को देखते बच्चों। कहा जाता है कि ये मकबरा जो है कैसा है? अष्टकोणी है। अष्टकोणी मतलब ये देखिए इस तरह से इसका आकार बना होगा। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 कोण हुए। तो ये पहली विशेषता इसकी क्या है? ये मकबरा कैसा है? अष्टकोणी है। मकबरा अष्टकोणीय है। सिकंदर लोदी का मकबरा कैसा है? अष्टकोणीय मकबरा है। जितना आपको बता रहा हूँ इतना ही परीक्षा में पूछा जाता है, आप केवल उसी पे कंसंट्रेट रखो, बस मूल मूल विशेषताएं जान जाओ।
और सबसे बड़ी बात कि ये मकबरा, ये पहला मकबरा है जो जिसमें दोहरे गुंबद का उपयोग हुआ है। इस मकबरे में दोहरे गुंबद का उपयोग हुआ है। दोहरे गुंबद का उपयोग इस मकबरे में दोहरे गुंबद का उपयोग हुआ है। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी खास विशेषता है। ठीक, और कहा जाता है कि जो मकबरा निर्माण शैली यहाँ पर दिखी है सिकंदर लोदी के, ठीक है, कहा जाता है इसी मकबरे निर्माण शैली को आगे आप देखेंगे मुगलों ने भी इसका अनुसरण किया। मुगल वंश में इस निर्माण शैली का अनुसरण आपको दिखाई देगा। मुगल वंश में भी इसका अनुसरण दिखता है। यानी मुगलों ने भी इसकी क्या किया, नकल किया। ठीक, और यहाँ भी लाल बलुए पत्थर का उपयोग किया गया है। ठीक, पहली बार दोहरे गुंबद। और आप जानते हैं सिकंदर लोदी का मकबरा कौन बनाएगा, इसका बेटा इब्राहिम लोदी। इसका मकबरा किसने बनाया, इब्राहिम लोदी ने बनाया। ठीक है, तो सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण इब्राहिम लोदी के द्वारा किया गया, जिसकी विशेषताएं क्या है, मकबरा कैसा है, अष्टकोणीय है। इस मकबरे में दोहरे गुंबद का उपयोग किया गया है। ठीक, और मुगल वंश में इसका अनुसरण किया जाता है। और ये मकबरा आपका है कहाँ, आगरा में। ठीक है, तो ये एक है। और एक कहा जाता है एक मस्जिद बनी थी बच्चों जिसका नाम है मोठ की मस्जिद। सिकंदर यानी दिल्ली सल्तनत लोदी वंश में एक मस्जिद बनी है जिसका नाम है मोठ की मस्जिद। मोठ की मस्जिद कहा जाता है इसका निर्माण जो है सिकंदर लोदी के वजीर ने किया था, जिसका नाम है मीर भुआ। और यह मस्जिद इसलिए फेमस है कि इस मस्जिद में मेहराबों का उपयोग सबसे बेहतर हुआ है। मेहराबों का उपयोग जो है सबसे बेहतर हुआ है। ठीक है, इस मस्जिद की सबसे खास बात है कि मेहराबों का सबसे बेहतर उपयोग हुआ है। और वह मेहराब कहाँ पर बनाए गए हैं, कहा जाता है कि जो यहाँ पर प्रवेश द्वार बने हैं इस मस्जिद में, मस्जिदों का बच्चों जो प्रवेश द्वार है, इस प्रवेश द्वार को मेहराबों से सजाया गया है। प्रवेश द्वार को पूरी तरह से मेहराब से सजाया गया है। मेहराब से सजाया गया है। प्रवेश द्वार को पूरी तरह से मेहराब से क्या किया गया, सजाया गया है। और कहा जाता है कि इसमें इस्लामिक स्थापत्य का सबसे विकसित स्वरूप दिखता है। कहा जाता है कि इसकी बनावट इतनी सुंदर है कि इसकी तुलना जो है स्पेन के अलमहारा भवन से की गई है। स्पेन में एक भवन बना है जो बेहद सुंदर है स्थापत्य कला के रूप में, उसका नाम है अलहमारा। कहा जाता है इसकी तुलना जो है स्पेन के अलहमारा भवन से की गई है। अलहमारा भवन से इसकी तुलना की गई है। ये ध्यान रखिएगा किसकी तुलना अलहमारा भवन से की गई है, मोठ की मस्जिद की तुलना की गई है। कहा जाता है इस मस्जिद के सामने 7 जो है वर्गाकार क्या बने हैं, मकबरे बने हैं। 7 वर्गाकार मकबरे बने हैं। और आप जानते हैं कि मकबरों का निर्माण सामान्यतः अष्टकोणीय और वर्गाकार ही है। सिकंदर लोदी ने एक नगर भी बसाया था जिसका नाम है सिकंदराबाद। ठीक है, तो ये कुछ स्थापत्य कलाएं थी जो आपके लोदी वंश से संबंध रखती थी बच्चों, जैसे सिकंदराबाद नगर हो गया, मोठ की मस्जिद हो गया, खुद सिकंदर लोदी का मकबरा हो गया। ठीक, और आप जानते हैं इब्राहिम लोदी जब मरेगा तो इब्राहिम लोदी का मकबरा आपके पानीपत के मैदान में ही बना हुआ है, जो ईंट का बना था। और इब्राहिम लोदी को शहीद कहा जाता है क्योंकि वो बाबर के विरुद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में लड़ते हुए मारा गया था। उस समय बाबर क्या था, विदेशी था, और इब्राहिम लोदी अपनी तरफ से क्या था, भारतीय था। तो कहीं न कहीं इब्राहिम लोदी रणभूमि में मारा गया था। तो ये
लोधी वंश के समय की कुछ स्थापत्य कलाएं थी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ क्षेत्रीय स्थापत्य कलाओं के नाम आपको बता दें, नोट कर लीजिए, वो पूछे जाते हैं। जैसे और या इन पर एक क्लास ले लेते हैं, क्षेत्रीय कलाएं भी इंपॉर्टेंट हैं, तो फिर आज ना हो रहने दीजिए, ठीक है। तो एक क्लास में अलग से इस पर करते हैं क्षेत्रीय कलाओं में। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे बीजापुर में गोल गुम्बद का निर्माण, ठीक है, सबसे बड़ा प्रवेश द्वार कहा जाता है गोल गुम्बद, जो आदिल शाह का मकबरा भी है, इब्राहिम आदिल शाह, इसने एक नगर बसाया था नौरशपुर। और दूसरा गोलकुंडा की जो चार मीनार है, हैदराबाद में पड़ती है, कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाई गई, तो उस पर भी थोड़ा सा आपको पढ़ाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक। और बंगाल की स्थापत्य कला, मालवा की, गुजरात की, कुछ माने इम्पोर्टेंट हैं, कम से कम 5 से 6 प्रांतीय स्थापत्य कलाएं आपके परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो उन पर भी एक डिस्कशन, एक क्लास होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर मैंने कर दिया तो वो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। हाँ, तो कल उस पर चर्चा करते हैं। और आप लोगों को मैंने, देखिए बच्चों, जितने भी लोग जुड़े हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जैसा हमने कहा है कि आप लोग जो है कम से कम मेंस के कोर्स से जुड़ने की कोशिश करिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको बेहतर प्रिपरेशन मिल सकती है, ठीक है। तो चलिए कल बाकी आगे करते हैं। एक क्लास आपकी जो है क्षेत्रीय कलाओं पे कर लेते हैं, ठीक, तब आप जाकर सल्तनत काल की स्थापत्य कला समाप्त होगी, ठीक है। बाकी और कुछ आप लोगों को कहना हो तो बताइए। बुक बेटा मैंने पिछली एक क्लास हमने बताई है, आप चले जाइए चैनल पर, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तंसूरी जी, मैंने सारा डिस्कशन कर दिया है आपके बुक के विषय में बेटा। हाँ ठीक है प्रिया जी। बेटा वहाँ पर जाएंगे आप ना, तो आप वहाँ जाके सर्च करिए, ठीक है। आशीष जी, सर्च करोगे आप मेरा नाम जाकर वहाँ पर अनअकैडमी यूपीएससी सीएससी चैनल पर, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है।